वही क्वेश्चन स्तर वही रहेगा, लेकिन फॉर्मेट बदलने की उम्मीद है। जो हम लोग देखते हैं कि इंडियन हिस्ट्री से 30 क्वेश्चन आएगा, पॉलिटी से 12 क्वेश्चन आएगा, तो इस बार थोड़ा सा मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लेके चलिए। कहने का मतलब दो विषय को जोड़ के उसके एप्लीकेशन को लेके चलिए। बायोलॉजी में इस तरह का क्वेश्चन हम आपको दिए हैं, और आपके जो है इंडियन इकोनॉमी पे भी, भारतीय अर्थव्यवस्था पे भी जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह से मिला के दिया गया है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी कुछ इम्पोर्टेंट इनपुट्स आपको दिया गया है। अपने समय को सदुपयोग करना है। लॉकडाउन है, कोरोना बहुत जोर से फैला हुआ है, काफ़ी लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं इससे, एक तरह से कहिए तो कोरोना का विस्फोट हो चुका है। तो घर के अंदर ही रहिए, सलामत रहिए, हेल्दी रहिए, और टेस्ट सीरीज़ को सिलसिलेवार तरीके से डिस्कस करते रहिए, क्वेश्चंस को बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, हम आपको सेक्शन वाइज तो बहुत पहले बताते थे कि इस सेक्शन से इतने आने की उम्मीद है, इस सेक्शन से इतने आने की उम्मीद है, लेकिन फिर से एक बार कह रहे हैं कि जो भी फॉर्मेट हो, क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक से ही आएगा। तो इस लेवल से आप लोग को तैयारी करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 हम लोग डिस्कस करते हैं। विच कॉन्टिनेंट इज सेपरेटेड बाय सुएज कैनाल? सुएज नहर किस महाद्वीप को अलग करती है? आप देखिएगा कि इस मैप पे चलते हैं हम लोग। ये है आपका सुएज कैनाल या सुएज नहर जिसको आप कहते हैं। ये पोर्शन देख रहे हैं, ये है इजिप्ट, ये पोर्शन है सऊदी अरेबिया, ये जॉर्डन है, ये सीरिया है, ये इज़राइल है, ये लेबनान है। ये सब एशिया का पार्ट है, और ये सब पार्ट है अफ्रीका का। तो मैप के आधार पे आप कह सकते हैं कि सुएज नहर यानी सुएज कैनाल एशिया को अफ्रीका से, या एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से, या एशिया कॉन्टिनेंट को अफ्रीका कॉन्टिनेंट से अलग करती है, या विभाजित करती है, अलग अलग सेपरेट करती है, डिवाइड करती है। जो शब्द आप इस्तेमाल करना चाहें, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 76, विच कॉन्टिनेंट इज सेपरेटेड बाय सुएज कैनाल? अफ्रीका एंड एशिया। सुएज कैनाल सेपरेट्स अफ्रीका एंड एशिया। सुएज नहर किस महाद्वीप को अलग करती है? तो अफ्रीका और एशिया को अलग करती है। 76 का सही ऑप्शन है ए। 77 जो क्वेश्चन है, इसके आधार पे हम लोग को 78 का क्वेश्चन बनाना है। 77 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आधारित है, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको अप्लाई करना है। पहले इंग्लिश में पढ़ देते हैं। 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर सी? Seas are smaller than oceans. हाँ, ये सही है। Seas are smaller than oceans. Seas are partly or wholly bordered by land. अब देखिए, कोई समुद्र है, यदि आप कोई समुद्र की बात करते हैं, या तो बहुत हद तक ये भूमि से घिरा रहता है, ये बहुत हद तक भूमि से घिरा रहेगा। मतलब समुद्र की सीमा ही भूमि होती है। Seas are always wholly or partly bordered by land. हम लोग समुद्र में सामान्यता कोई जल सीमा नहीं देखते हैं, हमेशा भूमि सीमा ही देखते हैं, याद रखिएगा। Seas are generally larger than lakes and contain salt water. सी का कोई, समुद्र का कोई, सागर का कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन हम लोग ये कहते हैं कि सबसे बड़ा वाटर बॉडी, सबसे बड़ा जलाशय आपका महासागर होता है। महासागर से कम हो तो वो सागर होता है, और सागर में या समुद्र में वो करीब करीब तीन तरफ से
भूमि से घिरा रहता है या दो तरफ से भूमि से घिरा रहता है, यानी सीमांकन होता है भूमि का। और समुद्र जो है झील से, नदियों से बड़ा होता है। लेकिन हाँ, सीज का पानी जो होता है, जल जो होता है, वो खारा होता है, सॉल्ट वाटर होता है। तो इस हिसाब से 77 का तीनों ऑप्शन सही है। इसका मतलब सही ऑप्शन है डी। अब हिंदी में चलते हैं। 77, निम्नलिखित में से कौन सागर या समुद्र के लिए सही है? समुद्र महासागरों से छोटे होते हैं। सही है, समुद्र या सागर महासागर से छोटे हैं, नाम से ही पता चलता है। समुद्र आंशिक रूप से या पूरी तरह से भूमि से घिरे हैं। समुद्र का सीमांकन भूमि होता है। और तीसरा ऑप्शन है, समुद्र आमतौर पर झीलों से बड़े होते हैं और इनमें खारा पानी होता है। ये भी सही है। तो 77 का सही ऑप्शन है डी। अब इसी के हिसाब से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 बनाते हैं। अभी तक हम लोग बात किए कि समुद्र के सीमांकन, समुद्र का बाउंड्री लैंड होता है, भूमि होता है सीमांकन। 78 क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, विच सी हैज़ नो लैंड बाउंड्री? किस समुद्र की कोई भूमि सीमा नहीं है? तो आंसर है सरगासो सी, सरगासो या सरगासो सागर। 78 का सही ऑप्शन है ए। मैप पे जरा हम लोग चलते हैं। ये जो भाग देख रहे हैं, ये पीला वाला भाग, ये है नॉर्थ अमेरिका या उत्तरी अमेरिका। ये है आपका दक्षिण अमेरिका। ये है आपका अफ्रीका। ये है आपका यूरोप। बीच में जो ये देख रहे हैं, ये नीला नीला भाग, ब्लू ब्लू भाग, ये है आपका अंध महासागर। आप देखिएगा हम 8 बनाए हैं। अटलांटिक ओशन की पहचान ही यही है कि जिस महासागर में आप 8 बना दे, वो है आपका अटलांटिक ओशन, वो है आपका अंध महासागर। आप अंध महासागर में एक और चीज देखेंगे। अंध महासागर को भूमध्य रेखा 2 भागों में बांटती है। इसके उत्तर में नॉर्थ अटलांटिक ओशन या नॉर्थ में उत्तरी अंध महासागर, और भूमध्य रेखा के नीचे में आपका दक्षिण अंध महासागर या साउथ अटलांटिक ओशन। यहीं पे आप देखेंगे ये सरगासो सी है, ये है सरगासो सागर, ये है आपका सरगासो सागर, और ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है, उत्तरी अटलांटिक या उत्तरी अंध महासागर में है। आप देखिए कि इसकी कोई भी सीमा नहीं है, लेकिन इसकी सीमा एक अलग से बन जा रहा है, जिसको हम लोग जलधारा, ये जो देख रहे हैं, एक ये स्थानीय जलधारा है, लोकल वाटर करंट है, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपका सरगासो सी या सरगासो सागर है। अब सवाल उठता है कि इस पानी में हम लोग सरगासो सागर का कैसे पहचानेंगे? पूरा तो पानी है, चाहे सरगासो सागर सरगासो सी का पानी हो या नॉर्थ अटलांटिक ओशन का पानी हो, कैसे हम लोग पहचानेंगे? तो इसमें एक बहुत विशेष तरीके का शैवाल, विशेष तरीके का घास, विशेष तरीका, बड़ा स्पेशल सीवीड, कोई भी आप सीवीड अंग्रेजी में बोले, हिंदी में घास बोले या शैवाल बोले, उसको हम लोग कहते हैं सरगासो। उस घास को हम लोग कहते हैं सरगासो। ये देख रहे हैं नीले नीले पानी में भूरा जैसा जो भाग है, यही है वो सरगासो
घास, और इसी सरगासो सीवीड या सरगासो घास के कारण इस सागर का नाम सरगासो सी पड़ा है। यदि अंध महासागर में आप जाएंगे और सरगासो सी को पहचानना होगा तो इसी भूरे रंग से आप पहचानेंगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है, ये देखिए भूरा रंग से सरगासो सी आप पहचान गए। दूसरा तरीका ये है कि आप मान लीजिए भूरा रंग नहीं है, दूसरा कोई तरीका है पहचानने का। दूसरा तरीका पहचानने का ये है कि ये आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन है। यहाँ की जो पानी है बहुत जो है उबार मारता है, ज्वार भाटा जो कहते हैं आप, टाइड्स, लहरें, ये आपको देखने को मिलेगा। मून के अट्रैक्शन से, चंद्रमा के आकर्षण से ये ज्वार भाटा बनता है। लेकिन यहाँ का पानी काफ़ी शांत होता है, काम होता है। इस पानी को कुछ जलधारा घेरती है। इस पानी को, सरगासो सागर को कुछ जलधारा घेरती है। एक जलधारा ये है गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम जलधारा इसके पश्चिम में। फिर आपका देखिए यहाँ पे ये एजोरे जलधारा है, ये आपका कैनरी करंट है, कैनरी जलधारा है। ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, उत्तरी विषुवृत्तीय जलधारा है। और ये अटलांटिक एंटिलीस करंट है, एंटिलीस जलधारा है। तो पश्चिम, उत्तर, पूर्व, दक्षिण में जलधारा इसको घेरती है और इसी से ही आप इसको सरगासो सी को या सरगासो सागर को आप पहचानते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग इसी डिस्कशन पर आधारित है। वेयर आर गायर्स फाउंड? हिंदी में गायर्स को गयारे या चक्र कहते हैं। गायर्स कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में इसको गयारे चक्र कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, ये देख रहे हैं, ये जलधारा ये थोड़ा सा घूर्णन जैसा कर रही है ना, रोटेट कर रही है ना रोटेट। ये देखिए, ये महासागर है विश्व का, ओशंस है। यहाँ पे भी आपको वाटर करंट जो है वो जो है घूर्णन कर रही है, एक चक्र बना रही है। ये देखिए एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल। यहाँ पे भी वायु जो है आपका, विंड्स जो है चक्र बना रही है, घूर्णन कर रही है। तो गायर जो है या गयारे, ये आपको सागर, महासागर, वायुमंडल सब जगह मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 79, वेयर आर गायर्स फाउंड? दे आर फाउंड इन ओशंस, दे आर फाउंड इन एटमॉस्फेयर, दे आर फाउंड इन सी। 79 का डी यानी ऑल द ऑप्शंस। गयारे चक्र कहाँ पाए जाते हैं? महासागर में पाए जाते हैं, वायुमंडल में पाए जाते हैं और सागर में पाए जाते हैं। 79 का सभी विकल्प डी, सभी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 80, वेयर इज सरगासो सी फाउंड? सरगासो सागर कहाँ पाया जाता है? हम लोग देख चुके थे, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तो 80 का सही ऑप्शन है ए। 80 का सही ऑप्शन है ए। अभी हम लोग देखे थे कि सरगासो सागर को कुछ गायरे या गायर या वाटर करंट या चक्र करने वाली कुछ करंट, जल धारा एक सीमा बनाती है। उसी पे क्वेश्चन नंबर 81 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉर्डर्स सरगासो सी? ये स्पेलिंग जरा इसका मिस्टेक है, ये होना चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग बॉर्डर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉर्डर्स सरगासो सी। सरगासो सी का कौन कौन सा बॉर्डर है? निम्नलिखित में से कौन सी सीमा सरगासो सागर से लगती है? गल्फ स्ट्रीम हम लोग देख चुके थे, गल्फ स्ट्रीम ये धारा पश्चिम में है, ये सही है।
गल्फ स्ट्रीम धारा पश्चिम में, ये सही है। नॉर्थ अटलांटिक ओशन हम लोग देख चुके हैं, ये भी सही है। कैनरी करंट हम लोग देख चुके हैं, ये भी है। कनारी धारा, ये भी सही है। और नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट या उत्तरी विषुवतीय धाराएं, ये भी आपकी सही है। तो 81 का ए सही, बी सही, सी सही, डी सही। 81 का ए सही, बी सही, सी सही, डी सही। 82 विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सरगासो सी। सरगासो सी को हम लोग कैसे पहचानेंगे? बिकॉज ऑफ ब्राउन सरगासम सीवीड एंड बिकॉज ऑफ काम ब्लू वाटर। सही ऑप्शन है सी, बोथ द ऑप्शंस। निम्नलिखित में से कौन सा सरगासो सागर की विशेषता है? भूरा समुद्री घास या सरगासम समुद्री शैवाल और शांत एवं स्थिर जल। ये दोनों विशेषता है सरगासो सी का। तो 82 का क्वेश्चन नंबर 82 का सही ऑप्शन है सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 हम लोग बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सी इज अ फ्रेश वाटर लेक। अभी तक तो हम लोग बात किए थे कि भैया कि समुद्र सागर का जल खारा होता है। क्वेश्चन तो है कि भैया कौन सा समुद्र मीठे पानी की झील है? तो मीठे पानी की झील है सी ऑफ गलील। गलील का सागर ये मीठे पानी का झील है। 83 का है डी। मीठे पानी का झील गलील सागर, जरा देखें हम लोग कहाँ है भाई। ये है आपका इजराइल, ये है आपका गलील का सागर, और इसमें पानी आता है जॉर्डन नदी से, जॉर्डन रिवर से। तो गलील का सागर कहाँ है? ये आपके इजराइल में है। गलील का सागर इजराइल में है। सो क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 विच ऑफ द फॉलोइंग सी इज ए फ्रेश वाटर लेक? सी ऑफ गलील, एंड सी ऑफ गलील इज सिचुएटेड इन इजराइल। इट इज फेड बाय जॉर्डन रिवर। कौन सा समुद्र मीठे पानी की झील है? गलील का सागर मीठे पानी का झील है, और इसमें पानी कहाँ से आती है? जॉर्डन नदी से आती है। हम लोग बच्चों एक एक क्वेश्चन, एक एक सिलेबस के एक एक पार्ट को हम लोग बहुत बारीकी से देख रहे हैं। बहुत कुछ आप जानते भी होंगे, ऑब्वियसली जानते होंगे, पढ़े लिखे मेहनती बच्चे हैं आप। हम थोड़ा सा आपके साथ मिल जाएं ताकि डबल इंजन की सरकार हो जाए। आपके पढ़ाई में थोड़ा सा हम पॉइंटेड डायरेक्शन दे दे, एक दिशा दे दे। और देखिएगा 140 क्वेश्चन से ऊपर आप पीटी में बना लेंगे। और इसी क्रम में अब हम लोग सेक्शन डील करते हैं, वो है बिहार में बीमारी। बिहार में एक बीमारी है एंथ्रेक्स, जो कि पशुओं से होता है, पशु जनित होता है, एनिमल बॉर्न होता है, लेकिन इंसान को भी ये संक्रमित करता है। अब चलते हैं हम लोग डिजीजेज इन बिहार, बिहार में रोग। क्वेश्चन नंबर 84 विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज आर अफेक्टेड बाय चमकी फीवर। कौन सा क्षेत्र चमकी बुखार से प्रभावित होता है? इसका मतलब हम लोग केंद्र की बात कर रहे हैं। चमकी फीवर तो मुंगेर में भी देखने को मिला है 2021 में, लेकिन जो केंद्र है, जो सेंटर रहा है, न्यूज़ का केंद्र रहा है, वो है आपका मुजफ्फरपुर। तो 84 का सही ऑप्शन है ए। हाउ डू एनिमल बॉर्न डिजीजेज अकर। जो जानवरों से, जंतुओं से जो संक्रमण होता है उसको हम लोग प्राणी रूजा रोग कहते हैं। कैसे होता है?
मुख के द्वारा कुछ खाएं या उसके लार से, सलीवा से इन्फेक्शन होता है, तो 85 का ए माउथ या मुख सही है, यह आपका सही है। दूसरा है एयर एंड वेक्टर। वेक्टर का मतलब होता है जो एजेंट है, जो वाहक है, बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए। तो वायु के माध्यम से भी रोग का संक्रमण होता है, तो एयर एंड वेक्टर भी सही है, वायु और वेक्टर भी सही है। सी है डायरेक्ट कांटेक्ट, सीधा संपर्क। यदि पानी जो रोग का संक्रमण हम लोग देखते हैं, कभी कभी छूने से भी संक्रमित हो जाते हैं, तो डायरेक्ट कांटेक्ट, सीधा संपर्क भी होता है। ये देखिए एक कॉन्सेप्ट है फोमाइट। ये फोमाइट क्या है? आप देखिए वायरस जो है कभी दरवाजे पे, कभी खिड़की पे, कभी पलंग पे, कभी कपड़े पे, कहीं प्लेट पे चिपका हुआ रहता है और उसको छूने से भी संक्रमण होने की चांस होती है, इसीलिए सैनिटाइज किया जाता है। तो ये जो टेबल है, मेज है, दरवाज़ा है, खिड़की है, इसको कहते हैं हम लोग फोमाइट्स। तो एनिमल बॉर्न डिजीज़ जो है वो फोमाइट से यानी डी ऑप्शन से भी होता है। तो 85 का है ए, बी, सी और डी। क्वेश्चन नंबर 86, विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंथ्रेक्स? एंथ्रेक्स के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है? सामान्यतः ये मिट्टी में मिलता है ये बैक्टीरिया, और इसका आकार छड़ की जैसा होता है, इट इज़ रॉड शेप्ड, और इस बैक्टीरिया को हम लोग कहते हैं बैसिलस एंथ्रेसिस। इस बैक्टीरिया को हम लोग कहते हैं बैसिलस एंथ्रेसिस। 86 का सही ऑप्शन है ए। ये देखिए दीज आर रॉड शेप्ड, ये एक छड़ की तरह है। Which is most important source for the spread of anthrax disease? एंथ्रेक्स रोग के प्रसार के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? जब आप देखेंगे कोई फल हो या कोई भी उत्पाद हो एनिमल का, और किसी जीव को या किसी पशु को ये रोग एंथ्रेक्स बीमारी हो चुका, और उसके दूध को भी आप यदि इस्तेमाल करते हैं या उसके मांस को भी इस्तेमाल करते हैं, तब ये बीमारी फैलता है। तो विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर द स्प्रेड ऑफ एंथ्रेक्स डिजीज? ए, इन्फेक्शियस एनिमल प्रोडक्ट्स। एंथ्रेक्स रोग के प्रसार के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? संक्रामक पशु उत्पाद। 87 का है ए। हाउ डज एंथ्रेक्स स्प्रेड इन एनिमल्स? एंथ्रेक्स जानवरों में कैसे फैलता है? दूषित पानी से, पोल्यूटेड वाटर से फैलता है, ये सही ऑप्शन है। कॉन्टैमिनेटेड फूड, दूषित भोजन से फैलता है, ये भी सही है। स्पोर्स, बीजाणु से फैलता है, और जब स्पोर्स से फैलेगा तो वायु से, एयर से भी फैलेगा। तो 88 का ए, बी, सी और डी। क्वेश्चन नंबर 90, वेयर डज एंथ्रेक्स डिजीज कॉमनली अकर? एंथ्रेक्स रोग आमतौर पे कहाँ होता है? आमतौर पे ये विकासशील देशों में होता है, जहाँ पे ज़्यादा सैनिटाइजेशन नहीं हो पाता है संसाधन की कमी से, और ज़्यादातर ये होता है आपका अफ्रीका में, ज़्यादातर होता है मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया में, और सदर्न एशिया में, दक्षिण एशिया में। तो एंथ्रेक्स डिजीजेस commonly occur in Africa, they commonly occur in Central Asia, they commonly occur in Southern Asia। 90 का ए, बी और सी। एंथ्रेक्स रोग आमतौर पे कहाँ होता है? अफ्रीका में, मध्य एशिया में और दक्षिण एशिया में। तो 90 का है ए, बी और सी। चलते हैं थोड़ा सा विविध बिहार की ओर, मिसलेनियस बिहार की ओर। Where is another tiger reserve in Bihar proposed? Another tiger reserve in Bihar is proposed in Kaimur।
वेर इज़ अनदर, हिंदी में पढ़ते हैं, बिहार में एक और टाइगर रिजर्व कहाँ प्रस्तावित है? तो 2020 में एक फॉरेस्ट ऑफिसर अपने कैमरे से एक टाइगर को स्पॉट किए थे। तो इस बात का निष्कर्ष निकला कि वो एक प्राकृतिक जोन हो सकता है टाइगर के लिए, और तभी बात चली और कि बिहार में एक और टाइगर रिजर्व होना चाहिए, और वो टाइगर रिजर्व होना चाहिए कैमूर में। 91 का है ए। वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट ट्रांसनेशनल पेट्रोलियम पाइपलाइन? 92 की बात कर रहे हैं। ट्रांसनेशनल का मतलब होता है एक देश से बाहर निकल के दूसरे देश में। मल्टीनेशनल बहुत सारे देश, इंटरनेशनल एक देश से बाहर। तो इंडिया का ये फर्स्ट ट्रांसनेशनल पेट्रोलियम पाइपलाइन नहीं है, बल्कि साउथ एशिया का भी पहला ये ट्रांसनेशनल पेट्रोलियम पाइपलाइन है, और वो है आपका मोतिहारी अमलेखगंज क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन। 92 का सही ऑप्शन है डी। हिंदी में पढ़ते हैं, भारत की पहली ट्रांसनेशनल पेट्रोलियम पाइपलाइन कहाँ है? तो वो है आपका मोतिहारी अमलेखगंज सीमा पार पेट्रोलियम पाइपलाइन। मोतिहारी आपका बिहार में है, अमलेखगंज आपका नेपाल में है। बिहार में इसकी लंबाई 36 किलोमीटर है, 36 किलोमीटर्स है, और नेपाल में इसकी लंबाई 42 किलोमीटर है, 42 किलोमीटर्स है, जो कि अमलेखगंज में ये पहुंचकर ख़त्म होती है। और ये आपका साउथ एशिया रीजन, दक्षिण एशिया क्षेत्र का पहला ट्रांसनेशनल पाइपलाइन है। क्वेश्चन नंबर 93, हु अमंग द फॉलोइंग वे एमएलए फ्रॉम पटना एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? निम्नलिखित में से कौन पटना से विधायक और बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे? तो महामाया प्रसाद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 93 का सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 94, हु अमंग द फॉलोइंग एमएलसी वे द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? निम्नलिखित एमएलसी में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री थे? देखिए, आंसर तो भागवत झा आज़ाद और सत्येंद्र नारायण सिन्हा हैं। बी और सी, 94 का सही ऑप्शन है बी और सी। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि बेसिकली ये लोग एमपी थे, सांसद, लेकिन जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो एमएलसी के रास्ते, जैसे आज नीतीश कुमार हैं, एमएलसी के मार्ग से ये लोग आपके राज्य विधानसभा में पहुँचे, क्योंकि राज्य विधानसभा में होना जो है अनिवार्य, तभी ये मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो 94 का सही ऑप्शन है बी और सी, भागवत झा आज़ाद और सत्येंद्र नारायण सिन्हा। हु अमंग द फॉलोइंग हैड द मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री के पास सबसे ज़्यादा दिनों का कार्य दिवस रहा? देखिए, पहले हम लोग कृष्णा सिन्हा, बिहार के पहले मुख्यमंत्री का देखते थे, हम लोग उदाहरण देते थे। वो 11 साल 5 दिन तक मुख्यमंत्री के पद पे बने रहे। लेकिन अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, नीतीश कुमार वो 15 साल से भी ज़्यादा बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो 95 का बी नीतीश कुमार, 95 का बी नीतीश कुमार। हु अमंग द फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर हैड द शॉर्टेस्ट टेन्योर? निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम था? तो वो थे आपके सतीश प्रसाद सिंह, 5 दिन। सतीश प्रसाद सिंह ओनली फॉर 5 days। 96 का बी। 97 क्वेश्चन आपका पुराना है, लेकिन ऑप्शन अलग अलग दे दिया गया। हु अमंग द फॉलोइंग हैड द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? क्वेश्चन वही है, लेकिन कृष्णा सिन्हा, राबड़ी देवी, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव का ऑप्शन दिया गया है। निम्नलिखित में से किसके पास बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अधिकतम दिन थे? तो अब यह आंसर हमेशा आपका नीतीश कुमार ही होगा, 97 का सी। हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर्स ऑफ बिहार वॉज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? बिहार के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन भारत के राष्ट्रपति भी थे? तो जाकिर हुसैन थे, यानी ये ऑप्शन सही है। दूसरा, बिहार के राज्यपाल रहते हुए रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति के निर्वाचन पत्र को भरे थे, तो रामनाथ कोविंद भी सही ऑप्शन है। तो 98 का ए और बी, 98 का ए और बी। अब चलते हैं हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था पे डिस्कस करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 99, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। इस वर्ड को याद रखिएगा, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग PMEAC कहते हैं। EAC, E फॉर इकोनॉमिक, A फॉर एडवाइजरी, C फॉर काउंसिल। इट इज़ अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविजन नहीं है। नॉन परमानेंट, इट इज़ टेम्पररी, इट कैन चेंज विद द प्राइम मिनिस्टर or the government. An independent body, it does not report to anyone. It is basically an advisory body and advises the government of India, particularly the Prime Minister, on economic issues. और उनका एस्टिमेट ये था, नवंबर 2021 में ये एस्टिमेट दिए थे कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, वित्तीय वर्ष 2022-23 में, वित्तीय वर्ष 22-23 में जो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रहेगा वो 7 to 7.5% रहेगा। तो 99 का सही ऑप्शन है ए। हिंदी में पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, ये सलाहकार परिषद है, खास करके भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक सलाह देती है। संविधान में इसका प्रावधान नहीं है, स्थायी नहीं है और ये स्वतंत्र निकाय है। नवंबर 2021 में इनका अनुमान आया था कि भारत का जीडीपी वृद्धि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 7 से 7.5% होगा। तो 99 का सही ऑप्शन है ए। अब देखिए कि ये अनुमान इसलिए भी सही है क्योंकि 1 फरवरी को आपको बजट आना है, तो बजट में कहीं से अनुमान पे बहुत ज़्यादा टैक्स ना इम्पोज कर दिया जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। कोविड को देखते हुए जो बजट में टैक्स होगा वो बहुत ज़्यादा रिजनेबल होगा। देखिए आरबीआई भी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी 2021-22 के लिए जो जीडीपी उनका अनुमान पहले किए थे वो था 10.5%। अब 2021-22 के लिए उनका अनुमान हो गया 9.5%, रिवाइज कर दिया। पहले 10.5% था, अब 9.5% है। ये इस परसेंटेज को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में आने की बहुत ज़्यादा चांसेस होती है इस तरह का क्वेश्चन। तो आरबीआई जो 2021-22 के लिए पहले भविष्यवाणी किए थे 10.5%, अब उसको रिवाइज करके 9.5% कर दिए। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वो कहे थे कि 9.5% 2021-22 के लिए रहेगा, है ना। 2021-22 के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ IMF कही थी 9.5%, हाईलाइट किया हुआ देख लीजिएगा। और 2022-23 के लिए 8.5%, 2022-23 के लिए 8.5%, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए इसी पे हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं। IMF प्रोजेक्टेड इंडियन इकोनॉमी टू ग्रो एट व्हाट परसेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022। IMF ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। तो 2022-23 के लिए है 8.5% और 2021-22 के लिए 8.5%। तो क्वेश्चन नंबर 100 पूछ रहा है 2021-22 के लिए IMF का कितना था, तो उनका अनुमान था 9.5% और 2022-23 के लिए था 8.5%। तो 100 का सही ऑप्शन है बी। उसी तरह मूडी भी एक कंसल्टेंसी सर्विसेज है, वो 2021 में इंडिया का जीडीपी ग्रोथ वो 12% बोली थी। तो 101 का क्वेश्चन नंबर 101 का सही ऑप्शन है ए, 12%, 12%। अब चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 102 पे नीति आयोग जो है एक हेल्थ इंडेक्स निकाली है, स्वास्थ्य सूचकांक, इसी पे क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया टॉप्ड इन द लिस्ट ऑफ हेल्थ इंडेक्स 2019-20 अमंग द लार्ज स्टेट्स। 3 स्टेट में डिवाइड किया गया, स्मॉल स्टेट, लार्ज स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी। रिसेंटली रिलीज्ड बाय नीति आयोग। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी बड़े राज्यों में स्वास्थ्य सूचकांक की सूची में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो सही आंसर है केरला। 102 का सही आंसर है डी, केरल या केरला। देखिए 27 दिसंबर 2021 को 2019-20 के लिए स्वास्थ्य सूचकांक निकाला गया। कब निकाला गया? 27 दिसंबर 2021 में 2019-20 के लिए स्वास्थ्य सूचकांक हेल्थ इंडेक्स निकाला गया। इस रिपोर्ट में 3 विभाजन है। भारत को बड़े राज्यों में, लार्ज स्टेट्स में, छोटे राज्यों में, स्मॉल स्टेट्स में, और तीसरा संघ शासित प्रदेश में विभाजित किया गया। छोटे राज्यों में मिजोरम को नंबर 1 पोजीशन पे रखा गया और नागालैंड को सबसे अंतिम पावदान पे। स्मॉलर स्टेट्स, मिजोरम नंबर 1 एंड नागालैंड एट द बॉटम। लार्ज स्टेट में उत्तर प्रदेश को सबसे नीचे और केरल को सबसे ऊपर। इनफैक्ट लार्ज स्टेट में नंबर 1 पे केरल, नंबर 2 पे तमिलनाडु और नंबर 3 पे तेलंगाना है। इस बात को भी याद रखिएगा, नंबर 1 पे केरल, नंबर 2 पे तमिलनाडु, नंबर 3 पे तेलंगाना। और संघ शासित प्रदेश में नंबर 1 पे आपका चंडीगढ़, नंबर 2 पे दादर और नगर हवेली और नंबर 3 पे दिल्ली। नीति आयोग का जो रिपोर्ट है उसमें नंबर 1 पे संघ शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी पे चंडीगढ़ नंबर 1, नंबर 2 दादर एंड नगर हवेली एंड नंबर 3 दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 103, What is the upper limit of transaction prescribed in RBI's framework on offline digital payments released on 3rd January 2022? 3 जनवरी 2022 को जारी ऑफलाइन डिजिटल भुगतान पर RBI के ढांचे में निर्धारित लेनदेन की ऊपरी सीमा क्या है? तो ऊपरी सीमा 2000 कर दी गई है। 103 का डी है 2000। इस क्वेश्चन को समझिए। ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट, ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट का मतलब होता है जो कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, वॉलेट से, आप ये सब से जो पेमेंट करते हैं, इसमें इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही फ़ोन की ज़रूरत है, माने कि लैंडलाइन फ़ोन की ज़रूरत पड़ती है। उसके बिना फेस टू फेस आप पेट्रोल पंप पे गए तो पेट्रोल पंप पे जो आप पेमेंट किए कार्ड से, है ना, या स्वैप करके, वो होता है ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट और इसकी सीमा 2000 कर दी गई है। 104 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ टॉप्ड द कंपोजिट रैंकिंग इन द गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021? सुशासन सूचकांक 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो शीर्ष स्थान है सुशासन सूचकांक में, गुड गवर्नेंस में 2021 का जो शीर्ष स्थान मिला है वो मिला है गुजरात को। तो 104 का सही ऑप्शन है बी, गुजरात। अब देखिए, सबसे नंबर 1 पे गुजरात, नंबर 2 पे महाराष्ट्र और नंबर 3 पे गोवा। याद रखिएगा, गुड गवर्नेंस इंडेक्स में नंबर 1 पे गुजरात, नंबर 2 पे महाराष्ट्र और नंबर 3 पे गोवा। यूनियन टेरिटरी कैटेगरी में, संघ शासित प्रदेश के कैटेगरी में दिल्ली नंबर 1 और जम्मू कश्मीर नंबर 2। संघ शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी में दिल्ली नंबर 1 और जम्मू कश्मीर नंबर 2। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, उत्तर पूर्वी राज्यों में नंबर 1 पोजीशन मिजोरम। उत्तर पूर्वी राज्यों में नंबर 1 पोजीशन मिजोरम। लेकिन सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में देखा गया है? कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखा गया है? सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट किस में देखा गया है? तो वो है उत्तर प्रदेश विथ 8.9% इम्प्रूवमेंट। सबसे ज़्यादा वृद्धि, सबसे ज़्यादा ग्रोथ उत्तर प्रदेश में देखा गया है, 8.9% ग्रोथ।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च has predicted that the Indian economy will become the world's third largest by the year 2031। ये सही है ना। ये CBR कह चुकी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था है 2031 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। अभी वो 7वें पे है। नंबर 2 ऑप्शन CBR वन ऑफ यूएसए's लीडिंग इकोनॉमिक्स कंसल्टेंसी, नहीं, CEBR जो है यूके का है, यूएसए का नहीं है। तो सही ऑप्शन 1, सही ऑप्शन है 1। हिंदी में पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च CEBR ने भविष्यवाणी की है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2031 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। एकदम सही है। CEBR संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रमुख अर्थशास्त्र परामर्शियों में से एक है। ये गलत है, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड का है। ये देखिए, कहा यह गया है कि 2030 तक वर्ल्ड का नंबर 1 अर्थव्यवस्था, नंबर 1 इकॉनमी हो जाएगा चाइना, यूएसए को पीछे कर देगी। और भारत अभी 7th प्लेस पे है और 2036 तक भारत का पोजीशन 3rd पे हो जाएगा। ऐसे भारत एक पायदान नीचे गिरा। भारत था 6ठे पे, 6th पे था, लेकिन कोविड के कारण वो 7th पोजीशन पे आ गया और 6th पोजीशन पे फ्रांस आ गई। लेकिन जल्दी भारत जो है फ्रांस को इसी साल ओवरटेक कर देगा। क्वेश्चन नंबर 106 वही CEBR पे ही क्वेश्चन है। ब्रिटिश कंसल्टेंसी CEBR's 13th एडिशन वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल released on December 2021, accordingly which of the following statement is correct? World economy will exceed $100 trillion in 2022। 106 का सही ऑप्शन है बी। ब्रिटिश कंसल्टेंसी CEBR का 13वां संस्करण वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल दिसंबर 2021 को जारी किया गया है। तदनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 2022 में विश्व अर्थव्यवस्था $100 ट्रिलियन से अधिक हो जाएगी। 106 का है बी। चलिए 107 हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 107। RBL बैंक फाउंडेड इन विच ईयर? RBL बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये वर्ष थी 1943। 107 का ए। अब देखिए RBL इम्पोर्टेंस में क्यों? क्योंकि यस बैंक में जो प्रॉब्लम चल रहा था तो डिपॉजिट्स का प्रेशर RBI की तरफ से RBL बैंक पे हुआ, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा, बहुत ज़्यादा दबाव RBI दी कि अपने लिक्विडिटी सिस्टम को आप ठीक कीजिए। तो RBL बैंक इसको ठीक की और ठीक करने के उपरांत क्या हुआ कि इसके लिए एक अंतरिम मैनेजिंग डायरेक्टर, एक इंटरिम मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त हुए और इस इंटरिम मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम है राजीव आहूजा। राजीव आहूजा को इंटरिम मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO बनाया गया 23 दिसंबर को और RBI इसको जो है स्वीकृति दे दी। RBL बैंक जो है उसको हम लोग मूल रूप से रत्नाकर बैंक के रूप से जानते थे कि ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो महाराष्ट्र में खुला था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और 1943 में 1943 में ये खुला था। RBL बैंक जब खुली थी तो 2 जगह शाखा थी, एक तो कोल्हापुर में और दूसरा सांगली में। एक शख्स जिनका नाम था बाबगोंडा भुजगोंडा पाटिल, बाबगोंडा भुजगोंडा पाटिल ये RBL बैंक का सांगली ब्रांच खोले और दूसरे इंसान का नाम था गंगाप्पा सिद्धप्पा चोगले। गंगाप्पा सिद्धप्पा चोगले ये कोल्हापुर में ये बैंक की शाखा खोले। क्वेश्चन नंबर 108। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज टॉप्ड द लिस्ट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना? प्रधानमंत्री जनधन योजना के संबंध में उसके खाते में सबसे अधिक संख्या के साथ सूची में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश और नंबर 2 पे है बिहार, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज टॉप्ड द लिस्ट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY अकाउंट? तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर 2 बिहार। किस राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते की सबसे अधिक संख्या के साथ सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर 2 बिहार।
चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे। व्हाट डज हुडोर मीन्स इन लैटिन? हुडोर इसी शब्द से हाइड्रोस्फीयर बना है। लैटिन में हुडोर का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है जल, वाटर, और इसी शब्द से हुडोर से ही हाइड्रोस्फीयर बना है। तो 109 का सही ऑप्शन है ए, वाटर या जल। आप देखते होंगे जब भी आप जाते होंगे रास्ते में लिखा रहता होगा कि समुद्र तल से 20 मीटर ऊंचा, समुद्र तल से 100 मीटर ऊंचा। हर एक जगह समुद्र तल सी लेवल ही लिखा जाता है, कहीं महासागर नहीं लिखा जाता है, कहीं नदी नहीं लिखा जाता है। उसी पे क्वेश्चन 110 है, वाई द एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी? भूमि की ऊंचाई समुद्र के स्तर से क्यों मापी जाती है? वो इसलिए कि द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन सेम एवरीवेयर। पूरे विश्व में समुद्र का जो तल है और उसका स्तर एक समान होता है, पूरे विश्व में एक जैसा होता है। तो समुद्र के तल का स्तर हर जगह समान रहता है। 110 का सही ऑप्शन है सी। 111, थ्रू हाउ मेनी कंट्रीज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस? कितने देशों से कर्क रेखा गुजरती है? तो वो है 17। 111 का सही ऑप्शन है 17। अब 3 महाद्वीप से, 3 कॉन्टिनेंट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। एक है एशिया, दूसरा है अफ्रीका और तीसरा है नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 112 है कि एशिया के कौन कौन देशों से आपकी कर्क रेखा गुजरती है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन एशिया? ताइवान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश एंड इंडिया, ये सही है। ओमान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड सऊदी अरेबिया सही है। तो 112 का ए और बी ऑप्शन। कर्क रेखा एशिया के निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? तो ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश और भारत सही है। ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 112 का सही ऑप्शन है ए और बी। ये देखिए, ये है आपका सऊदी अरेबिया, इसको दिखा देते हैं जरा मैप से। ये है आपका सऊदी अरेबिया, ये है आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, और ये है आपका ओमान। तो ये 3 जगह से कर्क रेखा गुजरती है। तो अब चलते हैं ईस्ट एशिया का मैप देखने। अब हम लोग ईस्ट एशिया का मैप देखते हैं। ये है आपका, एक मिनट, ये है ताइवान, ताइवान से गुजरती है, चाइना से गुजरती है, ये आपका म्यांमार, ये बांग्लादेश और ये इंडिया है ना। इसको सीधे भी कर सकते हैं, सब एक ही आएगा। तो ताइवान, चीन या चाइना और आपका म्यांमार और इंडिया, तो यहाँ से भी गुजरती है। यही आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 113, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन नॉर्थ अमेरिका? कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका में निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? तो बहामाज आइलैंड है, द्वीप है, बहामाज आइलैंड एंड मेक्सिको, बहामाज और मेक्सिको से। तो 113 का सही ऑप्शन है सी। 113 का सही ऑप्शन है सी। ये देखिए, ये है आपका बहामाज आइलैंड नॉर्थ अमेरिका में, और ये है आपका मेक्सिको, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन अफ्रीका? कर्क रेखा अफ्रीका में निम्नलिखित से किस देश से होकर गुजरती है? 114 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शन, सभी विकल्प। ये देखिए, ये आपका अफ्रीका है, इसको हम लोग फिर से देख लें। ये आपका इजिप्ट है, यहाँ से गुजरती है, मिस्र या इजिप्ट। फिर आपका ये लीबिया से गुजरती है, फिर उसके बाद ये गुजरती है आपका नाइजर, ये नाइजर है, यहाँ से गुजरती है। ये एक्चुअली ये ऐसे गुजरती है, ऐसे गुजरती है। तो ये आपका नाइजर हो गया, ये हो गया आपका अल्जीरिया, ऐसे, ये हो गया अल्जीरिया, अल्जीरिया से गुजरती है। ये हो गया माली, ये हो गया मॉरिटानिया, और ये हो गया आपका वेस्टर्न सहारा। तो ये सब जगह से कर्क रेखा जो है अफ्रीका में गुजरती है। तो क्वेश्चन नंबर 114 का सही ऑप्शन है डी, सारा ऑप्शन। राइट बच्चों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर
115 थ्रू विच ओशंस डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू। कर्क रेखा किन महासागरों से होकर गुजरती है? तो अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। तो क्वेश्चन नंबर 115 का बी और सी। क्वेश्चन नंबर 115 का ऑप्शन है बी और सी। थ्रू विच वाटर बॉडीज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू। ताइवान स्टेट या ताइवान जल डमरू, रेड सी या लाल सागर, गल्फ ऑफ मेक्सिको, मेक्सिको की खाड़ी। तो सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस। देखिए ये है ताइवान की खाड़ी, यहाँ से गुजरती है कर्क रेखा। ये है आपका रेड सी, यहाँ से गुजरती है कर्क रेखा। ये है आपका मेक्सिको की खाड़ी या गल्फ की खाड़ी। तो तीनों जगह से, तीनों ये जो जलाशय है, रेड सी हो गया, गल्फ ऑफ मेक्सिको हो गया, या ताइवान जलडमरू हो गया, या ताइवान स्ट्रेट हो गया, तीनों जगह से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 117 विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स एशिया फ्रॉम यूरोप। निम्नलिखित में से कौन एशिया को यूरोप से अलग करता है? तो इसका सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शन, सभी विकल्प। 117 का सही आंसर है डी, सभी विकल्प। ये देखिए ये है टर्किश स्ट्रेट, और टर्की स्टेट देख रहे हैं एशिया को यूरोप से अलग कर रही है, तो टर्की स्टेट या टर्की जल डमरू सही है। ये है आपका यूराल माउंटेन, और यूराल स्टेट इसके साथ लगा हुआ है, तो यूराल माउंटेन और यूराल स्टेट भी सही है। ये है आपका कॉकस माउंटेन, ये भी एशिया और यूरोप को अलग कर रही है, तो सभी विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 18 थ्रू विच कॉन्टिनेंट इक्वेटर रन्स ऑलमोस्ट इन द मिडल। भूमध्य रेखा किस महाद्वीप से लगभग बीचों बीच में पार करती है? तो सही ऑप्शन है अफ्रीका। 118 का सही ऑप्शन है अफ्रीका। ये देखिए अफ्रीका है, और यही है भूमध्य रेखा, यही है आपका भूमध्य रेखा। और ये भूमध्य रेखा जो है आप देखिएगा ये बीचों बीच, ये करीब करीब बीचों बीच ये अफ्रीका से गुजरती है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट 10 क्वेश्चन करते हैं केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो टॉपिक है प्रदूषण, इसका बहुत टफ पोर्शन हम लोग कर चुके हैं। आज का पोर्शन तो बहुत ही आसान है। विच गैस इज अ मेजर पोल्यूटेंट ऑफ एयर। वायु का प्रमुख प्रदूषक कौन सा गैस है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। 119 का सही ऑप्शन है ए। ये देखिए बहुत सारे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हैं, ओजोन है, लेड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, पर्टिकुलेट मैटर है जिसको कणिकीय पदार्थ कहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड है। आपका कार्बन का ऑक्साइड जो है उसमें 93% जो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में ही रहता है। कार्बन के ऑक्साइड का 93% कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में रहता है, और बहुत ज़्यादा, ये बहुत बड़ा प्रदूषक है, बहुत मेजर पोल्यूटेंट है। क्वेश्चन नंबर 120 द इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ विच गैस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए किस गैस की सांद्रता में वृद्धि जिम्मेदार नहीं है? सवाल उठता है कि किसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, मीथेन के कारण होता है। लेकिन किसके कारण नहीं होता? तो सिर्फ नाइट्रोजन के कारण ग्लोबल वार्मिंग नहीं होता है। तो 120 का सही ऑप्शन है बी। 120 का सही ऑप्शन है बी, यानी नाइट्रोजन। ये देखिए ग्लोबल वार्मिंग किससे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से भी होता है, मीथेन से होता है, जलवाष्प से होता है, CFC होता है, लेकिन नाइट्रोजन से ग्लोबल वार्मिंग नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 121 इन विच ईयर गंगा एक्शन प्लान वॉज लॉन्च्ड। गंगा एक्शन प्लान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो राजीव गांधी सरकार के समय 1985 में, 1985 में ये चालू किया था गंगा में सफाई करने के लिए। 121 का सही ऑप्शन है डी। 122 व्हाट रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा कौन से विकिरण अवशोषित किए जाते हैं? देखिए ये है आपका विकिरण, इसमें से जिस विकिरण का वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य 15 माइक्रोमीटर होता है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेती है। यानी 15 माइक्रोमीटर वाला वेवलेंथ क्या है? तो वो है आपका इंफ्रारेड रेडिएशन। तो 122 का सही ऑप्शन है बी। 122 का सही ऑप्शन है बी। देखिए जो 123 जो है, जो भी ऑप्शन दिया है उसमें से लेड सही है, लेकिन लेड जो बीमारी है, प्रदूषक है,
वो जो है आपके अब बहुत हद तक इसको नियंत्रित कर दिया गया है। देखिए ये देख रहे हैं, इसको कहते हैं, ये कार से या वाहन से धुआं निकलता है, इसको एग्जॉस्ट कहते हैं या निकास कहते हैं। तो 123 इसी पे है, विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट ऑफ ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल के निकास में कौन सा तत्व मौजूद होता है? कैल्शियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम नहीं होता है, तो यही ऑप्शन है लेड। अब इसको भी कम कर दिया गया है, जो हम लोग पेट्रोल का, अब तो इथेनॉल आ रहा है, तो ये सब अपने आप कम हो जा रहा है। तो 123 का है ए। द फिनोमिना ऑफ मार्बल कैंसर इज ड्यू टू एसिड रेन। मार्बल कैंसर किसके कारण होती है? तो उसको हम लोग अम्ल वर्षा कहते हैं। देखिए ये है, ये ओरिजिनल ताजमहल है। जो एसिड होती है, एसिड रेन में, अम्ल वर्षा में, ये कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्ट करके इस तरह से पीलापन ले आता है, और इसी को कहते हैं हम लोग मार्बल कैंसर। आप देख रहे हैं कि ताजमहल का रंग पीलापन हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 124 का सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 24 का सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 125, द सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड इन द एयर आर कॉल्ड एरोसोल्स। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 125, हवा में बिखरे ठोस या तरल कणों को क्या कहा जाता है? तो एरोसोल कहा जाता है। 125 का डी। ये देखिए, ये देख रहे हैं हवा, ये देख रहे हैं, ये सब छोटे छोटे बूंदे, छोटे छोटे कण, छोटे छोटे बूंदे, इसी को कहते हैं एरोसोल। क्वेश्चन नंबर 126, द टाइप ऑफ पोल्यूशन विच इज लाइकली टू अफेक्ट ताजमहल इन आगरा टू अ ग्रेटर एक्सटेंट इज व्हाट? एयर पोल्यूशन। आगरा में ताजमहल को किस प्रकार का प्रदूषण अधिक प्रभावित कर सकता है? तो हम लोग डिस्कस किए वायु प्रदूषण। अब बहुत बार हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। तो 126 का सही ऑप्शन है ए, एयर पोल्यूशन, ए वायु प्रदूषण। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। द मेजर कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन, बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। वायु प्रदूषण के प्रमुख कारणों में शामिल है कोयले और पेट्रोलियम का जलना। 127 का ए। ये देखिए, कोयला और पेट्रोलियम का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। तो 127 का ए। भोपाल ट्रेजेडी वॉज कॉज ड्यू टू व्हाट? एमिशन ऑफ पॉइजनस गैस। भोपाल त्रासदी किसके कारण हुई थी? तो जहरीली गैसों का उत्सर्जन। कौन गैस था भाई? उस गैस का नाम क्या था? तो उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसायनेट गैस। ये मिथाइल आइसोसायनेट गैस ये पेस्टिसाइड बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। मिथाइल आइसोसायनाइड गैस पेस्टिसाइड बनाने को इस्तेमाल होता है। और 2 और 3 दिसंबर 1984 को 2 दिन ये जो है भोपाल में एक फैक्ट्री थी जिसको हम लोग यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के नाम से जानते हैं। इस पेस्टिसाइड प्लांट से ये जहरीला गैस जो है निकला, और आज भी इसका प्रभाव हम लोग भोपाल में देखते हैं। बहुत बड़ी ये त्रासदी थी। अब हम लोग टिश्यूज़ पे बात करेंगे। हम लोग टिश्यू का सारा क्वेश्चन जो है सब तरीके का टिश्यू कर चुके हैं, और आज का 10 क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद सिर्फ हमारे पास नर्वस टिश्यू बच जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 129, 129, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स? इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स मीन्स दैट इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल। निम्नलिखित में से कौन अनैच्छिक गति है जो हमारे नियंत्रण में नहीं है? सी ऑप्शन देखिए, मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल में भोजन का संचलन, ये हमारे नियंत्रण में नहीं है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाओं का संकुचन और विश्राम। तो 129 का सही ऑप्शन है सी और डी। ये देखिए, यहाँ पे जो मसल का जो मूवमेंट है, पेशियों का जो गति है, वो हमारे नियंत्रण में नहीं होता है, इसलिए अऐच्छिक मांसपेशियां कहते हैं या इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन जो है लिगामेंट के कॉन्सेप्ट पे है। क्वेश्चन नंबर 130, 130, अ पर्सन मेट विथ एन एक्सीडेंट इन विच 2 लॉन्ग बोन्स ऑफ द हैंड वे डिसलोकेटेड, है ना, अपने जगह से हट गया। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग में बी द पॉसिबल रीजन? भाई इसको जोड़ कौन रहा है? लिगामेंट जोड़ेगा ना,
तो हटा मतलब लिगामेंट में हुआ है एक्सीडेंट, लिगामेंट टूटा है। तो 130 का सही ऑप्शन है सी, लिगामेंट ब्रेक। एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया जिसमें हाथ की 2 लंबी हड्डियां उखड़ गई, अपने जगह से हट गई, सही होना चाहिए, अपनी जगह से हट गई। निम्नलिखित में से कौन सा संभावित कारण हो सकता है, पॉसिबल रीजन? तो बंधन का टूटना, क्योंकि वही हड्डी को जोड़ी हुई है, 130 का सी। ये देखिए, ये आपका लिगामेंट है, तो लिगामेंट ही जोड़ती है, तो उसका टूटना ये। 131, while doing work and running you move your organs like hands, legs etc. which among the following is correct? जब आप काम करते हैं तो अपने हाथ को, पैर को आगे पीछे करते हैं, तो कौन करता है? वो मांसपेशी ना जो बोन से जुड़ा हुआ है ना। तो सही ऑप्शन हो जाएगा स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द टेंडन टू मूव द बोन्स, 131 का डी, है ना। 131, चिकनी मांसपेशियां सिकुड़ती हैं और हड्डियों को हिलाने के लिए कंडरा को खींचती है, 131 का डी। 132, विच मसल्स एक्ट इनवॉलेंट्रली, मतलब कौन से हमारे नियंत्रण में नहीं है? स्मूथ मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स को स्मूथ मसल्स बोला जाए तो वो है, और कार्डियक मसल्स, हृदय का जो, हार्ट का जो मसल्स होता है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तो सही ऑप्शन हो गया A1 एंड सही ऑप्शन हो गया B 2 एंड 3, माफ कीजिएगा। 132 का क्वेश्चन नंबर 132 का सही ऑप्शन है स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स, यानी B 2 एंड 3। हिंदी में पढ़ते हैं, कौन सी मांसपेशियां अनैच्छिक रूप से कार्य करती है? अनैच्छिक मांसपेशियां को हम लोग चिकनी मांसपेशियां भी कहते हैं, और हृदय की मांसपेशियां भी हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो सही ऑप्शन हो गया B 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 133, विच मसल्स कंट्रोल इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स, कौन सी मांसपेशियां अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करती है? तो एक तो हो गया आपका इनवॉलेंट्री मसल्स, अनैच्छिक मांसपेशियां, ये सही है। और ये अनस्ट्रिएटेड मसल्स होते हैं, इसमें रेखा नहीं मिलती है, जैसे कि हम लोग स्केलेटल मसल्स में या वॉलेंट्री मसल्स में या ऐच्छिक मांसपेशिया में हम लोग रेखा देखते हैं, तो इसमें रेखा नहीं मिलती है, इसको हम लोग अरेखित मांसपेशिया भी कहते हैं। तो 133 का 133 का सही ऑप्शन है बी और डी, बी और डी। 134, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इनवॉल्ट्री मसल सेल्स, अनैच्छिक पेशीय कोशिकाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सेल्स आर लॉन्ग, ये सही है, इनकी कोशिकाएं लंबी होती है। द सेल्स आर पॉइंटेड एंड्स, ये भी सही है, कोशिकाओं के नुकीले सिरे होते हैं, ये भी सही है। द सेल्स आर यूनिन्यूक्लिएट, माने इसमें एक केंद्रक होता है, एक ही केंद्रक होता है। तो सभी विकल्प 134 का है, सभी विकल्प, ऑल द ऑप्शंस। इसमें इसको देखिए, ये देख रहे हैं, एक न्यूक्लियर है ना, एक ही न्यूक्लियस होता है, और इसके एंड्स पॉइंटेड होते हैं और लॉन्ग होते हैं, ये लंबी होती हैं, तो ये सब है। क्वेश्चन नंबर 135, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर कार्डियक मसल टिश्यू सेल्स, जो हार्ट में जो मसल्स होता है उसके लिए क्या सही है? इनवॉलेंट्री एंड इंट्रिंसिकली कंट्रोल्ड, हृदय पेशी उत्तक कोशिकाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये अनैच्छिक होते हैं और आंतरिक रूप से नियंत्रित होते हैं, ये सही है। दे आर स्ट्रिएटेड एंड ब्रांच्ड, ये गलत है ना, सॉरी माफ कीजिएगा, ये इनमें धारी धारी भी हम लोग को मिलता है और शाखित होते हैं, ये ब्रांचेज है, देखिए इसमें ब्रांच है ना, तो ये ब्रांचित है। बी ऑप्शन भी सही है। सिंगल न्यूक्लियर, इसमें एक ही केंद्रक होते हैं, तो ये भी सही है। तो 135 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस। 135 का सभी विकल्प सही है। 136, सेलेक्ट द इनकरेक्ट सेंटेंस, इस वाक्यों में से कौन सा गलत वाक्य है उसको हम लोग को देखना है।
तो आप देखिए जो है टेंडन है ना, टेंडन जो है नॉन फाइब्रस टिश्यू एंड फ्रेजाइल, ये गलत है। टेंडन्स आर फाइब्रस एंड दे आर स्ट्रॉन्ग, तो 136 का सी है ना। उसी तरह हिंदी में चलते हैं, गलत वाक्य चयन करें। कांड्रा उत्तक रेशेदार होते हैं, गैर रेशेदार नहीं होते हैं, और ये मजबूत होते हैं, ना कि नाजुक होते हैं। तो 136 का सही ऑप्शन है सी। 137 कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन, उपास्थि कहाँ नहीं पाया जाता है? तो आपको नाक में नहीं पाया, कहाँ नहीं पाया जाता उपास्थि, हम लोग कहाँ नहीं पाते हैं? तो नाक में पाते हैं, नोज में पाते हैं, ईयर में पाते हैं, कान में पाते हैं, लैरिंग्स में पाते हैं, स्वर यंत्र में पाते हैं। लेकिन हम लोग कार्टिलेज को, उपास्थि को किडनी में, गुर्दा में नहीं पाते हैं। तो 137 का सही ऑप्शन है सी। 138 फैट्स आर स्टॉप्ड इन ह्यूमन बॉडी एज, सॉरी, फैट्स आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी, किस रूप में हम लोग को ह्यूमन बॉडी में फैट्स मिलता है? तो वो मिलता है एडिपोज टिश्यू के रूप में। तो 138 का बी। मानव शरीर में वसा का संचय किस रूप में होता है? तो वसा उत्तक में। तो 138 का सही ऑप्शन है बी। 138 सही ऑप्शन बी, एडिपोज टिश्यू, हिंदी में बी, वसा उत्तक। 138 करेक्ट ऑप्शन इज योर बी। अब चलते हैं बच्चों हम लोग बिहार इकोनॉमिक सर्वे पे, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण। 10 क्वेश्चन इस पे है। हाउ मेनी शुगर मिल्स आर इन ऑपरेशनल इन बिहार? बिहार में कितनी चीनी मिल चालू हैं? तो वो है 10। 139 का सही ऑप्शन है ए, 10। 140 क्वेश्चन नंबर 140, विच अमंग द फॉलोइंग आर बाई प्रोडक्ट्स ऑफ द शुगर इंडस्ट्री? जो चीनी उद्योग है उसके उपोत्पाद कौन कौन से हैं? तो पहला तो है बैगैस, हिंदी मीडियम के बच्चे भी आप बैगैस याद रखिए, और हिंदी में याद रखिए खोई, ये है बैगैस, ये है बैगैस। दूसरा है मोलासस, जिसको कि आप हिंदी में गुड़ कहते हैं, ये है मोलासस यानी गुड़। और ये देखिए ये फिल्टर मड है, ये मिट्टी है। तो ये 3 बाई प्रोडक्ट हम लोग को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 140, विच अमंग द फॉलोइंग आर बाई प्रोडक्ट्स ऑफ द शुगर इंडस्ट्री? बगासे, मोलासस, फिल्टर मड्स, यानी डी ऑल द ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 140 का सही ऑप्शन है डी ऑल द ऑप्शंस। निम्नलिखित में से कौन चीनी उद्योग के उपोत्पाद हैं? खोई है, गुड़ है, फिल्टर मिट्टी है, यानी सही ऑप्शन है सभी विकल्प। चलिए क्वेश्चन नंबर 141, ये इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग बाई प्रोडक्ट्स ऑफ शुगर इंडस्ट्री इल्ड इथेनॉल? माने शुगर इंडस्ट्री से हम लोग कैसे इथेनॉल प्राप्त कर सकते हैं? सोच देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। चीनी उद्योग के निम्नलिखित में से कौन सा उपोत्पाद एथेनॉल उत्पन्न करता है? तो वो है मोलासस, वो है आपका मोलासस, यानी गुड़ से हम लोग इथेनॉल जो है निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 142, ये भी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग बाई प्रोडक्ट्स ऑफ शुगर इंडस्ट्री जनरेट इलेक्ट्रिसिटी? चीनी उद्योग के निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बिजली उत्पन्न करता है? तो वो है आपका बैगैसे, वो है आपका खोई, हिंदी में खोई, अंग्रेजी में बैगैसे। तो 142 का ए, 142 का ए। 143, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना इन बिहार? इट प्रोवाइड्स इंसेंटिव टू शुगर केन फार्मर्स, शुगर मिल्स to purchase breeder seeds. It gives subsidy for purchase of certified verified seeds, ये भी सही है। Organize training program to farmers, तो सही ऑप्शन है डी ऑल द ऑप्शंस। बिहार में मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? गन्ना किसानों, चीनी मिलों को ब्रीडर ब्रिज खरीदने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है, ये सही है। प्रमाणित सत्यापित बीजों को खरीद के लिए सब्सिडी देता है, ये भी सही है। और किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है, ये भी सही है। तो 143 का सही ऑप्शन है डी ऑल द ऑप्शंस। 143 का सही ऑप्शन है डी ऑल द ऑप्शंस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 144, वेयर हैज कॉम्फेड इंस्टॉल्ड अ प्लांट विद अ कैपेसिटी ऑफ 5 लाख लीटर डेयरी इन 2021
वित्तीय वर्ष 2020-21 में कॉम्फेड ने 5 लाख लीटर डेयरी की क्षमता वाला प्लांट कहाँ स्थापित किया है? तो वो स्थापित किया है समस्तीपुर में। तो 44 का सही ऑप्शन है ए। अब यही क्वेश्चन 145 में दूसरा रूप ले रहा है। वेयर हैज़, अभी तक हम लोग बात किए 5 लाख लीटर डेयरी, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि वेयर हैज़ कॉम्फेड इंस्टॉल्ड अ कैटल फीड प्लांट with a capacity of 30 metric tons per day capacity in 2021। तो ये है आपका बिहिया में। कॉम्फेड ने 2020-21 में 30 मीट्रिक टन प्रतिदिन की क्षमता वाला एक मवेशी चारा संयंत्र कहाँ स्थापित किया है? तो वो स्थापित किया है बिहिया में। तो 145 का 145 का सही ऑप्शन है बी। अब ये हो चुका है, अब हम लोग भविष्य की बात करते हैं। तो भविष्य में वेयर हैज़ कॉम्फेड प्रोपोज्ड, मतलब फ्यूचर में वेयर हैज़ कॉम्फेड प्रोपोज टू इंस्टॉल अ प्लांट विद अ कैपेसिटी ऑफ 2 लाख लीटर डेयरी। ये 2 लाख फ्यूचर में कहाँ पे प्रपोज की है? तो वो प्रपोज की है गया में। 146 का सी। कॉम्फेड ने 2 लाख लीटर डेयरी की क्षमता वाला संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव कहाँ रखा है? तो वो रखा है भविष्य में गया में। कितना क्षमता? 2 लाख लीटर डेयरी की क्षमता। तो 146 का सही ऑप्शन है सी। अब 147 चलते हैं कि पहले 2 लाख लीटर हम लोग देखें गया में स्थापित किया जाएगा, एक 4 लाख लीटर का भी स्थापित किया जाएगा। तो वेयर हैज़ कॉम्फेड प्रपोज टू इंस्टॉल अ प्लांट विद अ कैपेसिटी ऑफ 4 लाख लीटर डेयरी। कॉम्फेड ने 4 लाख लीटर डेयरी की क्षमता वाला संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव कहाँ रखा है? तो वो रखा है हाजीपुर में। वो रखा है आपके हाजीपुर में। 147 का सही ऑप्शन है डी। 148 एट विच प्लेस इन बिहार डू वी फाइंड द प्रोडक्शन ऑफ तसर सिल्क? सिल्क नहीं, तसर सिल्क सिर्फ हम लोग को बांका और नवादा में इसका उत्पादन होता है। तो 148 का सही ऑप्शन है बी और सी। बिहार के किस स्थान पे तसर रेशम का उत्पादन होता है? तो बांका और नवादा। 148 का सही ऑप्शन है बी और सी। 148 का सही ऑप्शन है बी और सी। अब चलते हैं 149। 2 क्वेश्चन फिजिक्स का है, बहुत आसान है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ एन सर्कल, मतलब वो रेडियस इसका त्रिज्या आर है और आधा जो है जो वृत्ताकार पथ को जब वो कंप्लीट करता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट होगा 2r। एक कण r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गतिमान है। आधे वृत्त के बाद विस्थापन क्या होगा? तो आधे वृत्त के बाद विस्थापन 2r होगा। 149 का है सी। 150 भी बहुत आसान है। द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, यदि हम लोग डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट और डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट की बात करें तो द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज ईदर इट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस और लेस देन डिस्टेंस या लेस देन 1। 150 का डी। किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का संख्यात्मक अनुपात क्या है? या तो दूरी के बराबर होगा या दूरी से कम होगा, दूरी से ज़्यादा नहीं होगा। तो सही ऑप्शन है 150 का डी। तो चलिए बच्चों, इसके साथ ही हमारा फुल लेंथ टेस्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 76 से 150 कंप्लीट होता है। अगला टेस्ट हम लोग फुल लेंथ टेस्ट 3 करेंगे और शीघ्र ही उसका क्वेश्चन पेपर आपको भेज दिया जाएगा। अपने समय का सदुपयोग करें। हम जब इतने खुल के कहते हैं कि सारा क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक से आएगा तो आपको रिवीजन करने में किसी तरह का संकोच और शर्माना नहीं चाहिए। आई एम नॉट वेल, आप देखे होंगे, इसीलिए ये वीडियो रिकॉर्डिंग लेट हो गया है। मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है, फीवर है, कोल्ड कफ हो चुका है, लेकिन आपके करियर को देखते हुए हम आपके समय का सदुपयोग करना चाहते थे। तो जब इस उम्र में हम आपके लिए खड़े हैं, आप तो यंग ब्लड हैं, भारत के भविष्य हैं। एंड आई विश यू अ हेल्थी लाइफ, सक्सेसफुल लाइफ। खूब मेहनत कीजिए,
अपने समाज का, अपने माता पिता का और मेरा नाम रोशन कीजिए। ऑल द बेस्ट।